हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 2, जो कि है विविधता एवं भेदभाव। तो इसमें हम विविधता तो पढ़ चुके हैं कि विविधता क्या होती है। मेन फोकस इसमें हमारा जो रहेगा वो भेदभाव पे रहेगा, लेकिन फिर भी हम विविधता को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि संसार में मुख्य 8 धर्म होते हैं। मतलब धर्म तो बहुत सारे होते हैं, मेनली जो है एनसीईआरटी में 8 धर्मों को प्रमुख माना गया है। और इन धर्मों को जो मानते हैं लोग, वो उनके अनुयायी कहे जाते हैं। मतलब किसी एक धर्म को मानने वाला लोग क्या होगा, अनुयायी होगा, मतलब अनुसरण उस चीज का करेगा। और लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं हैं, बोलियां हैं, लोग बोलते हैं। और यही भाषाएं उनकी क्या होती है, मातृ भाषा होती जाती है। 100 से भी ज्यादा नृत्य हैं, मतलब 100 से भी ज्यादा नृत्य हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा नृत्य लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लोग गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन उनके बीच क्या है, उनके बीच अंतर है। क्या अंतर होता है, शहर के लोग जो होते हैं थोड़े से आलसी और पैसे वा सिर्फ पैसे के बारे में सोचने वाले होते हैं, ऐसा जनरली देखा जाता है। लेकिन हर कोई इस तरह से हो ऐसा जरूरी नहीं होता। लेकिन हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं। और गांव में क्या होता है, लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलजुल के रहते हैं, ज्यादा कंजूस होते हैं। और जो है ज्यादा, मतलब उनके गांव वालों को लेकर के असभ्य होते हैं, ज्यादा जो होते हैं गंदे रहते हैं। इस तरह से अवधारणाएं बन जाती है। शहर वाले क्या होते हैं, आलसी होते हैं, सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, रिश्ते वगैरह उनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस तरह की बातें हमारे दिमाग में क्या होती है, बैठती हैं। तो इन्हीं बातों का दिमाग में, या इस तरह की बातों का दिमाग में बैठना क्या कहता है, पूर्वाग्रह। मतलब जो चीज है या नहीं है, उसको लेकर के हमारे दिमाग में एक नकारात्मक छवि जो है पहले से ही बन जाती है। तो वो क्या कहलाता है, उसे हम पूर्वाग्रह कह देते हैं। ये पूर्वाग्रह जरूरी नहीं है कि गांव के हैं या शहर के हैं इन बातों को लेकर के हो। ये पूर्वाग्रह किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। जैसे किसी लोगों के धर्म पे जो विश्वास है उसको लेकर के हो सकता है, उसकी चमड़ी का रंग कैसा है, वो गोरा है, काला है, उसके पहनने के कपड़े जो पहनते हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका खान पान कैसा है, इन सब चीजों को लेकर के दिमाग में हमारे पूर्वाग्रह बन सकता है। पूर्वाग्रह मतलब किसी को लेकर के, किसी बात के लिए कोई एक अवधारणा जो कि हमारे दिमाग में बन जाती है, यही एक तरह से पूर्वाग्रह हो जाता है। ज्यादातर वो पूर्वाग्रह, ऐसा नहीं है कि हमेशा, लेकिन अप्रोक्स में ज्यादातर जो होता है वो नकारात्मक ही रहता है। मतलब किसी के बारे में हमारे थोड़े से नकारात्मक विचार जो है पहले से ही बने होते हैं। हम उसको प्रत्यक्ष में नहीं देख सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष में देखें या नहीं देखें, बिना देखे लोगों की बातों को सुने या अनुमान लगा करके हम अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं। वही हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा पूर्वाग्रह हो जाता है। आगे है, अब जैसे पूर्वाग्रह तो क्लियर हो गया, अब लड़के और लड़कियों में क्या भेदभाव होता है। समाज में बहुत पहले से ही लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता चला आया है। अभी के टाइम में थोड़ा सा ये चीजों में सरकार ने काफी जो है इस पे नजर बनाई और ध्यान दिया, तो ये चीजें कुछ हद तक कम हुई हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं, कहीं कहीं, मतलब सरकार की नजर में तो नहीं है, लेकिन समाज में थोड़ा इस चीज अभी भी ये चीज प्रचलित है। बाकी पहले समय में लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। जो काम लड़के कर सकते थे वो लड़कियों के लिए रहता था, और कुछ काम जो है लड़कियों के लिए। जैसे कि जो बहादुरी, साहसिक या जिसमें ज्यादा बल का प्रयोग होता था, वो काम लड़कों के लिए कर दिया जाता था। जिसमें धैर्य हो, सहनशीलता हो, कलात्मक ढंग से चीजें हो, ये सभी चीजें जो है लड़कियों के लिए जोड़ दी जाती थी। जैसे अभी बच्चे जब छोटे होते हैं तो लोग उनको कहते हैं, अगर वो लड़का है, कि अरे मेरा बेटा तो बड़ा बहादुर है, रोता नहीं है, बहादुर लड़के कभी नहीं रोते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक अवधारणा बन जाती है कि लड़के क्या है, कभी नहीं रोते हैं। रोता कौन है, लड़कियां। अगर कोई बच्चा रोना भी चाहता है या रोता भी है, तो लोग कहते हैं लड़कियों की तरह रो रहे हो, कमजोर हो। ये सब मतलब चीजें क्या दर्शाती हैं, कि लड़कियां रोती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़के बहादुर होते हैं, लड़के जो है
नहीं रोते हैं। तो इस तरह की चीजें क्या दिखाती है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव। भेदभाव इसी स्तर पे नहीं, और भी कई सारी स्तर पे होता है। जैसे लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती हैं, लड़कियां अंतरिक्ष में नहीं जा सकती, इस तरह की चीजें लेकर के बहुत सारी अवधारणाएं रहती हैं, जो कि भेदभाव है। अभी तो बहुत ही ज्यादा स्तर पे चीजें कम है, लेकिन कहीं कहीं देखने को ये चीजें लड़की और लड़कों में अंतर मिल जाती है। लड़कियां जॉब नहीं कर सकती हैं, लड़कियां घर से देर रात तक नहीं बाहर रह सकती हैं। ये सभी क्या दर्शाते हैं, जबकि लड़के ये सब काम के लिए अलाउ होते हैं। तो ये लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है, इसी चीज को दर्शा रहा है। आगे है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धारणाएं मतलब जो बातें बहुत पहले से ही चली आ रही हैं। जैसे हमारे दादा ने जो कुछ रीति रिवाज माने, उन्हीं को जो है पापा ने माने, और फिर उसको हम भी मानते आ रहे हैं। तो यही रूढ़िबद्ध धारणा होती है। ये धारणा बहुत चीजों में हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर के, या किसी चीज को। जैसे पहले जमाने में औरतें क्या करती थी, उनको हमेशा घूंघट में ही रहना पड़ता था। तो ये भी एक रूढ़िवादिता थी कि पहले एकदम पहले की औरतें रहती थी, फिर उसके बाद दादी आई, उन्हें भी रहना हुआ, मम्मी आई, उन्हें भी इस तरह से घूंघट में रहना हुआ। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चली आती हैं, चाहे उनसे मतलब लाभ हो या हानि हो। तो ये चीजें ज्यादातर रूढ़िवादिता, रूढ़िगत चीजें जो रही हैं, उनसे हानि ही होता रहा है। तो इस तरह से चीजें जो है चली आती हैं लगातार। ये रूढ़िबद्ध धारणाएं किसी भी चीज को लेकर के हो सकती हैं, किसी देश को, किसी लिंग को, धर्म को, किसी भी तरह से हो सकती हैं। और ये तो हमने रूढ़िबद्ध चीजों के बारे में सीख लिया। अब असमानताएं क्या होती हैं। असमानता ये होती है कि जैसे कोई एक काम है, एक गर्ल है और एक बॉयज है, और एक कोई काम करना है। उस काम को बॉयज कर सकता है, लेकिन गर्ल्स नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, ये एक रूढ़िवादिता है। क्योंकि वो काम, जैसे जहाज है, अभी ये एरोप्लेन हो गया, इसको उड़ाने के लिए लड़की भी सक्षम है, लड़का भी है। मतलब जो योग्यताएं होनी चाहिए वो लड़की के पास भी है, और वो योग्यताएं जो है लड़के के पास भी हैं। तो सिर्फ लड़का ही इस जहाज को उड़ा सकता है, लड़की नहीं। तो ये क्या हो गई, ये रूढ़िवादिता हो गई। लड़की के अंदर भी वो क्वालिटी है, वो क्वालिफिकेशन है, वो जानकारी उसके पास है कि कैसे प्लेन उड़ाया जाए, सब कुछ इसके पास है। फिर भी इसे नहीं उड़ाने दिया जाता है, इसे चांस नहीं दिया जाता है, इसे मौका नहीं दिया जाता है। तो इससे हम क्या कहेंगे, इसे हम असमानता कहेंगे। मतलब गर्ल्स भी एबल है, बॉयज भी एबल है, लेकिन सिर्फ इस चीज के लिए बॉयज ही अलाउ है, जहाज उड़ाने के लिए गर्ल्स नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, ये असमानता को दर्शाता है। इसी तरह से जैसे घरेलू घर के जो छोटे बहुत खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब काम है, तो ये सभी काम सिर्फ लड़कियां ही करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। ये सभी चीजें किसको दर्शाती हैं, ये सभी चीजें जो है भेदभाव को दर्शाती हैं, असमानता को दर्शाती हैं। कि बच्चों के अंदर मतलब लड़की लड़की है, लड़का लड़का है, ये चीजें क्या दर्शाती हैं, लड़की और लड़कों के बीच जो है अंतर को। अभी जैसे यहाँ पे है कि जैसे पहले क्या होता था, भेदभाव भी बहुत ज्यादा होता था। असमानता तो थी ही, लेकिन भेदभाव भी रहता था कि ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग, अछूत, ऐसे ऐसे शब्द बने होते थे। मतलब लोग उनको छूने तक नहीं देते थे। जैसे हैंडपंप हो गया, कुएं का पानी हो गया, तो इन सब जगहों पे क्या किया जाता था, अछूत या थोड़ी नीची जाति के लोगों को वहां नहीं जाने दिया जाता था। उनके वहां शामिल होने से मना कर दिया जाता था। उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। अभी देख ले दलित शब्द क्या है। दलित शब्द जो है, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोगों को अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते थे। जो नीची जाति के लोग थे, या जिनको नीची जाति के लोग कहा जाता था, वो अपने लिए दलित शब्द का प्रयोग ज्यादा करना चाहते थे। क्यों, क्योंकि अछूत, ये मतलब दलित से जो है
वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते थे। किसको? दलित को। मतलब दलित शब्द को ज्यादा पसंद करते थे कंपेयर टू अछूत के। अछूत मतलब जो छूने योग्य न हो, और दलित का अर्थ होता है जिसको दबाया गया, कुचला गया। तो इस शब्द यानी दलित शब्द का जो अर्थ होता है कि उनको समाज में क्या किया गया है, उनको दबाया गया है, उनके साथ भेदभाव किया गया है। तो इस तरह से उनको क्या, दलित शब्द ज्यादा अच्छा लगता था अछूत शब्द की जगह पे। ऐसे लोगों को अनुचित जाति के वर्ग में रखती है। हमारी जो सरकार है दलित वर्ग में जो भी लोग मतलब जो भी आते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखती है? अनुसूचित जाति वर्ग में रखती है। तो ये हो गई हमारी दलित के बारे में। अभी इससे जुड़ी एक घटना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अब यहाँ थोड़ा भीमराव अंबेडकर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इनको जो है भारत के संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान को बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये घटना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की है। जब वो छोटे रहते हैं तो जाति व्यवस्था तो बहुत पहले से ही चली आई है, तो उनको भी इस भेदभाव का सामना करना पड़ा था। ये घटना 1901 की है, जब भीमराव अंबेडकर जी जो है 9 साल के होते हैं और वो महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने जाते हैं। बहुत देर तक वो स्टेशन पे इंतजार करते हैं, 1 घंटा बीत जाता है। तो उसके बाद वहां का जो स्टेशन मास्टर होता है वो आता है और उनसे बात करता है कि आखिर क्या बात है, वो यहाँ क्यों रुके हैं। उनसे टिकट मांगता है, टिकट वगैरह देखता है। तो वो लोग बताते हैं कि वो यहाँ पे अपने पिताजी का या उनके द्वारा मतलब पिताजी के द्वारा भेजे गए किसी नौकर का इंतजार कर रहे हैं, जो कि आए और उनको कोरेगांव पहुंचाएं। उनके कपड़े जो रहते हैं भीमराव अंबेडकर जी के और उनके भाई के कपड़े जो अच्छे रहते हैं, उनकी बोली भी अच्छी रहती है। तो इससे अंदाजा ये लगता है कि ये अछूत के तो बच्चे होंगे नहीं, क्योंकि अच्छे कपड़े पहने हैं, शिक्षित हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये ब्राह्मण के बच्चे होंगे। तो वो बड़ी देर से उनको मुश्किल में देखते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि आखिर फिर वो जो स्टेशन मास्टर होता है वो उनसे पूछता है कि वो लोग कौन है, मतलब उनका धर्म क्या है। तो भीमराव अंबेडकर जी छोटे रहते हैं, तो उनके मुंह से तुरंत निकल जाता है कि हम माहर हैं। अब माहर क्या है? तो बंबई प्रांत में जो है माहर जाति को अछूत माना जाता था। और जैसे ही इनके मुंह से, भीमराव अंबेडकर जी के मुंह से माहर शब्द निकलता है, जो स्टेशन मास्टर रहता है एकदम भौचक्का हो जाता है। उसका जो व्यवहार उनके प्रति अभी तक सौम्य था वो काफी ज्यादा कठोर हो जाता है, और अचानक ही वो अपने केबिन में चले जाते हैं। उनको बड़े घिन भावना से देखने लगते हैं। जाने के 15-20 मिनट के बाद अंधेरा होने लगता है। अंधेरा होने के बाद भी ना तो उनके पिताजी आते हैं और ना ही कोई नौकर उनको आता है लेने के लिए। बहुत देर के बाद फिर क्या होता है, स्टेशन मास्टर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब क्या करना है, मतलब क्या वो करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम अपने गांव को चले जाएं उस बैलगाड़ी से। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने बता दिया था कि वो क्या है, माहर हैं। और ये बात जो है जितने भी बैलगाड़ी वाले थे सबने सुन ली थी। अब वो अपनी गाड़ी में जो है किसी भी अछूत को बैठाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इससे बैठने से उनकी गाड़ी जो है गंदी हो जाएगी, इस कारण कोई भी उनको नहीं बैठाता है अपनी गाड़ियों में। तो इससे क्या समझ आता है कि उस समय भेदभाव कितना ज्यादा था, अपने चरम पे था। कि जब तक उन्हें पता नहीं है कि ये बच्चे जो स्टेशन पे हैं किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, तो उनके पहनावे से, उनकी बोली से उन्हें वो क्या समझते हैं, ब्राह्मण। उनका व्यवहार जो होता है, मतलब उनके अंदर एक ब्राह्मण के बच्चे के अंदर जितने गुण हैं पूरे के पूरे गुण उनके अंदर दर्शाए जाते हैं या दिखते हैं। पहनावा दिखता है, बोली दिखती है, शरीर मतलब हिष्ट पुष्ट है, ये सब दिखते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि ये क्या है, माहर है, उनका नजरिया तुरंत बदल जाता है और उनके अंदर पूरी जो अच्छाई अब तक दिखती है वो सब गायब हो जाती है, उसकी जगह कमियां ही दिखने लगती हैं। तो ये सब क्या दिखाता है, ये चीजें जो है भेदभाव को दिखाती हैं। समता के लिए संघर्ष, मतलब समता यानी बराबरी,
के लिए बहुत ही संघर्ष हुआ। जब हमारा देश क्या था, हमारा देश जब गुलाम था तो बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष में जो है दलित लोग, वर्ग के लोग जो थे वो भी शामिल थे, औरतें शामिल थी, जनजाति लोग शामिल थे और साथ ही साथ किसान लोग भी शामिल थे। और उन्होंने मिल करके जो है लड़ाई लड़ी थी। जैसे कि बहुत सारे दलित लोग संगठित होकर मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किए, क्योंकि वो दलित थे तो लोग उनको मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर देते थे, क्योंकि उनके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। महिलाओं की क्या मांग थी, महिलाओं की मांग थी कि उनको पुरुष के बराबर का जो है दर्जा मिल जाए। मतलब जिस तरह से पुरुष शिक्षा कर रहे हैं, उनको नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, कार्य करने के अवसर मिल रहे हैं, उस तरह से महिलाओं को भी शिक्षा मिले। और किसान किसान भी जो है अपने लिए लड़ते हैं जमींदारों के प्रति कि उनकी ब्याज दरें काफी ज्यादा है, उसे कम की जाए। गरीब जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वो भी अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। तो इस तरह से 1947 में जब भारत आजाद हो जाता है और फिर भारत का संविधान बनने लगता है, तो इन सभी असमताओं को जो है अपने दिमाग में रख करके लोग जो है संविधान को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि कितने ज्यादा इसमें किसान भी शामिल होते हैं, महिला, दलित और जो है निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं। तो इन सभी को हिस्से में ध्यान में रख करके डॉक्टर अंबेडकर जी और भी बहुत सारे लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बहुत सारे लोग जो है मिल करके इसमें जो है इन सब बातों को ध्यान में रख करके संविधान का निर्माण करते हैं और सभी को जो है बराबरी का अधिकार देते हैं। क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें है कि सभी को जो है शिक्षा का अधिकार है। किसी आर्टिकल 16 में है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, मतलब नौकरी के अवसर जो है सभी को उपलब्ध रहे। 15 में है कि कुएं से पानी लेना, किसी को अछूत कहना, इस तरह से चीजों को करके उनका बहिष्कार नहीं करना है। मतलब इस संविधान के अकॉर्डिंग, सरकार के अकॉर्डिंग सभी क्या है, बराबर है। किसी से अगर अछूत कह करके उसके साथ भेदभाव किया जाएगा तो ये कानून के रूप में क्या होगा, एक अपराध हो जाएगा। इससे उसको सजा भी मिल सकती है। नौकरी के लिए चाहे वो किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और भारत के किसी भी क्षेत्र से हो, उसको अवसर मिलना चाहिए। ये सभी चीजें जो है हमारे संविधान में लिखी गई हैं और ये हमारी फंडामेंटल राइट में भी है। मतलब हमारे मौलिक अधिकार में ये बातों का लिखा गया है। तो एक तरह से सब कुछ मिला करके भारत कैसा देश बना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। मतलब यहाँ पे कोई एक धर्म को महत्व नहीं दिया गया, सभी धर्म को बराबर बराबर माना गया। धर्म को मानने वालों को भी बराबर का सम्मान दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सभी मिलजुल करके एक साथ रहेंगे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। क्या है, तो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, अब ये तीसरा चैप्टर है। तो देख लेते हैं तीसरा चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या है कि हमें सरकार के बारे में बताया गया है। सरकार क्या है, कैसे काम करती है। क्योंकि ये क्लास 6 के स्टैंडर्ड का है तो इसमें बहुत ज्यादा डीप से नहीं बताया गया है। एक रफली तौर पे कितने प्रकार की सरकार है, कैसे काम करती है, ये चीजें बता दी गई है। बाकी का और डीप में जो है हम नेक्स्ट मतलब इसके अपर क्लास में 8th 9th में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सरकार क्या होती है, तो सरकार कैसे काम करती है। कोई देश है तो उस देश में क्या करना है, कैसे करना है, देश की प्रगति कैसे होगी, ये सभी चीजें जो है करने के लिए एक नियम बनाया जाता है। और वो नियम जो बनाने का काम होता है वो काम कौन करती है, वो सरकार करती है। देश में सुरक्षा कैसे करना है, देश में शांति कैसे बनाना है, देश के नागरिकों को कौन कौन से कार्य करने चाहिए जो उनके सुविधा के लिए आसान हो, ये सभी चीजें जो है सरकार बनाती है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे सुनामी हो गया, भूकंप हो गया, तो इस तरह से क्या करती है सरकार जो होती है वहां पे जाती है और पीड़ित लोगों की मदद करती है।
न्यायालय भी क्या है, एक सरकार का अंग है। न्यायालय मतलब जहाँ पे न्याय मिलता है, जैसे जो जिसको हम कोर्ट बोलते हैं, तो वो भी क्या होता है, सरकार का एक अंग होता है। जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं वो भी क्या है, एक प्रकार से सरकार के अंग ही होते हैं। क्यों? सरकार ऐसी तो है नहीं कि जो हर जगह जाएगी और अपने काम को करेगी। सरकार अपने काम को करने के लिए हर एक विभाग बांटी है, हर एक विभाग में उनके भी एक सब पार्ट बनाई है। तो इस तरह से न्यायालय भी क्या है, सरकार का एक अंग माना जा सकता है। जैसे रेलवे है, तो रेलवे भी एक प्रकार से क्या है, सरकार का अंग ही है। न्यायालय भी क्या है, सरकार का अंग है। भारत पेट्रोलियम, ये सभी क्या है, सरकार के अंग के उदाहरण है। अब बात करेंगे कि सरकार के कितने स्तर होते हैं। सरकार के 3 स्तर माने गए हैं। 3 स्तर माने गए हैं, कौन कौन से? एक तो स्थानीय राज्य स्तर पे होती है, मतलब जैसे ग्राम पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, ये सभी क्या होती है, स्थानीय स्तर पे होती हैं। किसी एक पर्टिकुलर गांव में उनका विकास कैसे करना है, उस गांव का, वहां के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, वहां पे सफाई, सब चीजों का ध्यान देना है, तो ये सभी स्थानीय स्तर पे आ जाएंगी। अब राज्य स्तर पे क्या होती है, जो कि पूरे राज्य का देख रेख करती हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे आती है, जो कि एक से ज्यादा राज्यों को पूरे विश्व, मतलब एक तरह से पूरे देश का ध्यान देती है। अब अगर हम इसको इस तरह से समझे, तो राज्य स्तर का सॉरी राष्ट्रीय स्तर का मतलब है कि जो कि देश की सीमा पे क्या करना है, एक देश का दूसरे देश से कैसे समझौता करें या क्या बातचीत हो, ये सभी चीजें जो होती है राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पे ये भी काम होते हैं कि राष्ट्र जो मतलब केंद्र सरकार जो है, वो किस राज्य को आपदा के समय जरूरत को मुहैया कराए, ये सभी चीजें जो आएंगी राष्ट्रीय स्तर पे आ जाएंगी। अब राज्य स्तर पे बात करें, तो किसी एक पर्टिकुलर राज्य सरकार के अपने नियम हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार लगाती है नियम, वो सभी राज्यों में लगभग समान होते हैं। लेकिन राज्य सरकार अपने नियम अपनी आवश्यकता अनुसार लगा सकती है। उसी तरह जो होता है स्थानीय स्तर पे भी कुछ नियम उस स्तर के लोगों, मतलब उस गांव के लोगों के लिए अगर जरूरी है, तो उनके लिए यूज किया जाता है। अभी जैसे यहाँ पे है, स्थानीय स्तर का मतलब है अपने गांव शहर या मोहल्ले से। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य को ध्यान में देना, जैसे हरियाणा, असम, ये सभी अलग अलग राज्य हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे मतलब पूरे देश से है। आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा पूरा देश। हम भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में जो है यहाँ पे दिया हुआ है नोट, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। मतलब 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कौन कौन से? एक जम्मू और कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख। यानी ये दोनों जो राज्य हैं वो कैसे राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। सरकार, अब पढ़ेंगे हम लोग सरकार एवं कानून। सरकार क्या है और कानून क्या है? तो सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कैसे करें। मतलब सरकार कोई भी नियम बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, तो ये सरकार के हाथ में है कि वो नियम कानून कैसे बनाती है। लेकिन सरकार ये भी तय करती है, उसके पास ये भी ताकत होता है कि अपने उस नियम को मनवाने के लिए, बाध्य करने के लिए वो कैसे लोगों के साथ व्यवहार कर सकती है। जैसे कि किसी को जो है गाड़ी जो है बिना लाइसेंस के चलाने की अनुमति नहीं है, मतलब किसी को भी गाड़ी चलानी है तो उसको लाइसेंस होना अनिवार्य होना चाहिए उसके पास। तो अगर वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है और पकड़ा जाता है, तो क्या होगी, उसको जेल की सजा होगी या उसको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, वो व्यक्ति जो है, मतलब वो व्यक्ति क्या, हर कोई सोचेगा कि उसे क्या करना चाहिए, ड्राइविंग करने से पहले खुद का लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं सरकार के प्रकार की।
सरकार कितने प्रकार की होती है? तो पहले क्या होता था, सरकार के ज्यादा प्रकार होते थे। कैसे प्रकार होते थे? सरकार जो निर्णय ले लेती थी, उसका कानून जो बनाती थी, उसको सभी को पालन करना होता था। अभी क्या है, पहले में जैसे लोकतंत्र में तो लोग ही क्या करते थे, सरकार को शक्ति देते थे। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वह तंत्र जो लोगों के द्वारा चुना जाए, मतलब कि अपनी इच्छा से लोग किसी एक को चुनते थे, वही उनको क्या मिलती थी, शक्ति देती थी कि जिसे हम चुन लेते हैं उसे ही हम सरकार मानते हैं और उसी को हम पावर देते हैं। मतलब चुनाव के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने इच्छा अनुसार अपना नेता को पसंद करते हैं, उसको वोट देते हैं। ये चीजें हमारी हो जाती है लोकतांत्रिक में। लेकिन इससे पहले क्या होता था, इससे पहले राजा और रानी रहते थे। जो दूसरी सरकार है वो राजतंत्र की होती थी, जिसमें राजा और रानी रहते थे। राजतंत्र मतलब जिसमें राजा के अनुसार ही नियम कानून चलते थे। राजा हो या रानी हो तो उन्हीं के अनुसार जो है शक्तियां चलती थी, उन्हीं के अनुसार कानून चलते थे। वो भी राजा भी क्या करते थे, अपनी सलाह के लिए एक सलाहकार समिति बनाते थे। छोटे छोटे समूह रहते थे जो कि उन्हें क्या करते थे, उन्हें शक्तियां देते थे, मतलब सलाह देते थे काम करने की। अपनी जो है इच्छा जाहिर करते थे, उनको उस काम में उनकी सहमति है या नहीं, लाभ कितना है, इन चीजों पे बातों पे चर्चा करते थे। और राजा किसी को जवाबदेही देने के लिए बाध्य नहीं हुआ करता था। अब लोकतांत्रिक सरकार क्या है? तो भारत क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मतलब भारत में सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। लोग अपनी इच्छा से अपने पसंद के नेता को वोट डालते हैं और इस तरह से अपना नेता चुनते हैं। लोकतांत्रिक बनाने के लिए बहुत सारे जो है, पहले चूंकि हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे विचार विमर्श हुए, उसके बाद ही जो है क्या हुई, हमारा देश लोकतांत्रिक बन पाया, खुद का संविधान बना और हम अपनी इच्छानुसार वोट डाल सकते थे, किसी को अपने इच्छानुसार चुन सकते थे। वरना पहले क्या होता था, पहले जो राजा रानी होते थे उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र या पुत्री जो है वो राज्य करते थे। पहले जो चुनाव होते थे अंग्रेजों के टाइम में, उसमें क्या रहता था, उसमें हर कोई जो है सीधे भाग नहीं ले पाता था, जिसमें गरीब गरीब वर्ग के लोग जो है उनको मंजूरी नहीं रहती थी। सिर्फ वयस्क, आज के समय में तो कोई भी वोट दे सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लेकिन पहले क्या होता था, पहले की जो सरकारें चुनी जाती थी उनमें औरत गरीब ये सब चुनाव में भाग नहीं लेते थे, मतलब कि वो चुनाव में वोट नहीं दे सकते थे। लेकिन आज के समय औरत हो गरीब हो अशिक्षित हो सब वोट दे सकता है, सबको चुनाव मतलब अपना नेता चुनने का अधिकार है। अब ये अधिकार कब मिला था, तो इसके लिए जो है जनता ने एक सरकार की मांग की थी और कई मतलब लोगों ने इसमें जो है भाग लिया था। 1931 में यंग इंडिया में जो है महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति नहीं है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र या संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता, या जो जीवन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मतलब गांधी जी की एक पत्रिका थी यंग इंडिया, जिसमें गांधी जी ने अपने विचार को व्यक्त किया था। तो ये काफी, अगर बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखे या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो ये जो लाइन है, ये जो वर्ड मतलब पैराग्राफ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कई बार जो होता है पेपर में ये चीज आ सकती है कि गांधी जी ने अपना ये वाक्य जो है अपनी किस पुस्तिका या पत्रिका में लिखा है। तो ये वाक्य जो है यंग इंडिया पत्रिका में लिखा है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहा रहा हो मेहनत कर रहा हो वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि वह आदमी गरीब है, तो ये उसका गुनाह है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ
विश्व के हिसाब से देख लेते हैं कि औरतों को जो है वोट देने का अधिकार कब मिला था। तो देखिए यहाँ पे है कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में 1928 में मिला। तो ये भी हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, पंचायती राज। तो अभी हमने जो है सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार क्या है, सरकार के कितने भाग होते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग निचले स्तर की, मतलब सरकार को भी हमने 3 स्तर में बांटा था। एक राष्ट्रीय स्तर पे सरकार को हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? पहला राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे, और तीसरा जो है पंचायत पंचायत स्तर पे। मतलब क्या होता है कि ये पंचायत स्तर पे जो एक छोटा स्तर होता है, एक किसी पर्टिकुलर गांव को लेकर के, किसी एक कस्बे को लेकर के बनाया जाता है और वो वहां की देखरेख करती है। तो अभी जो है इस चैप्टर में हम उसी निचले वाले स्तर यानी तीसरे पार्ट को ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे या पंचायत राज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। जैसे ग्राम सभा, ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा में कई सारे लोग होते हैं। जैसे ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उनमें सिर्फ एक गांव या एक से ज्यादा हो। मतलब ये जो ग्राम सभा होती है उसमें एक गांव के व्यक्ति हो सकते हैं या एक से अधिक गांव के। जैसा कि उस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। आपको ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए और वोटर सूची जो आती है, मतदान सूची, उसमें नाम होना चाहिए। तो आप क्या है, ग्राम सभा के सदस्य बनने योग्य हैं। और ये ग्राम सभा में कुछ सभापति होते हैं जिसको हम सरपंच भी बोल सकते हैं। इनके पास क्या होता है, गांव में जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो उनको बताई जाती है, वो उनका निराकरण करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है कि सरपंच से सड़क की मरम्मत करने की बात हो गई, हैंडपंप लगवाने की बात हो गई, कुआं की सफाई करने की बात हो गई। तो ये सभी समस्याएं जो पूरे गांव की होती है, जाकर के कहा ग्राम सभा में पंचों के सामने कही जाती है और उसका निदान करने की कोशिश की जाती है। एक ग्राम सभा में कई वार्ड, मतलब छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो कि वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया होता है। मतलब ग्राम सभा जो बनती है उसमें कई वार्ड होते हैं। कई वार्ड मतलब कि अलग अलग एक मोहल्ला होता है। तो उन मोहल्ले में, जैसे एक गांव है, इस गांव के इस साइड अलग लोग हैं, तो ये गांव में ये हो गया पूरब का साइड, ये पश्चिम का, ये उत्तर का, और ये दक्षिण का, और ये मध्य का। इस तरह से इसके भाग बटे होते हैं और हर एक भाग से एक अपना नेता आता है। एक नेता जो है इस भाग से आ जाए, एक इस और एक इस। तो ये क्या होता है, ये वार्ड मेंबर होते हैं। इन वार्ड मेंबर का काम रहता है कि अपने वार्ड की समस्या को जो है सभा में बताना। यहाँ के जो लोग हैं इस वार्ड मेंबर को चुनते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, वार्ड मेंबर चुने जाते हैं और फिर वो अपने वार्ड की जो समस्या है वो अपने ग्राम सभा, अपने सरपंच के सामने में रखते हैं। लोग बात करते हैं और कुछ ना कुछ उनका निर्णय निकालते हैं। और इस तरह से ये सभी जो मेंबर हैं, ये सभी मेंबर मिल करके क्या करते हैं, पंचायत क्षेत्र के ये जो लोग हैं, ये सभी लोग मिलकर के अपना एक मुखिया चुनते हैं जिनको हम पंच या सरपंच कहते हैं। और यही सब मिल करके एक अपनी जो है समिति बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं जो ग्राम स्तर पे होती है और वहां की देखरेख करती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको पंचायत कह सकते हैं, ग्राम पंचायत। और ये 5 साल के लिए गठित होती है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो कि ग्राम सभा
का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है। ग्राम सचिव को कौन, क्या पंचायत मतलब इलेक्शन के द्वारा ग्राम सचिव चुना जाता है? तो नहीं, उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। सचिव का काम है ग्राम एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उसका रिकॉर्ड रखना। ये कार्य जो होते हैं वो ग्राम सचिव का होता है। तो ये हमने पढ़ लिया ग्राम सचिव। अब ग्राम सभा क्या होती है, मेन जो है ग्राम सभा किसको बोलते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी है, उनके किस तरह के हल हुए हैं। तो अभी ग्राम सभा क्या है ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है, और नीचे जो है ग्राम सभा में कैसी कैसी बातें होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने जान लिया है। तो ये जो ग्राम पंचायत है इसके भी भाग होते हैं। इसके कैसे कैसे भाग होते हैं, आइए इसको आगे हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के कैसे भाग होते हैं। ग्राम पंचायत के 3 स्तर होते हैं, स्तर कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं। पहला जैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया है कि क्या होती है। अब सबसे पहले तो जो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने सरकार में भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब क्या है कि अपने इच्छा अनुसार वोट देते हैं जिसे वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। पहला स्तर ग्राम पंचायत का आता है, और दूसरा स्तर जो आता है वो स्तर जो है वो विकास खंड का होता है। और इसके बाद जनपद पंचायत या पंचायत जिसको जो है मतलब ये विकास जो खंड है इसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। या पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। एक तो एक जो होता है ग्राम पंचायत, किसी पर्टिकुलर का जो है एक होता, पहला होता है ग्राम पंचायत। उसके बाद जो स्तर आता है उसे हम विकास खंड कहते हैं, विकास खंड। दूसरा स्तर जो होता है विकास खंड, इसी विकास खंड को जो है हम लोग जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति या फिर पंचायत समिति भी इसको कहते हैं। अब जो तीसरा स्तर आता है वो होता है जिला परिषद। पंचायत समिति के ऊपर वाला जो होता है उसको उसको जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं। पहला जो होता है वो ग्राम पंचायत पहले नंबर पे आता है, वो ग्राम पंचायत। दूसरे नंबर पे जन पंचायत या फिर पंचायत समिति। जो तीसरा नंबर आता है वो होता है जिला परिषद, जिला परिषद। तो ये हो गई ग्राम पंचायत के स्तर कि ये 3 स्तरों पे अपना जो है कार्य करती हैं। तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने ग्राम पंचायत के बारे में कंप्लीट पूरी तरह से जान लिया कि ग्राम पंचायत कितने स्तर पे होती है और कैसे कैसे कार्य करती है। तो पहला स्तर जो होता है वो ग्राम पंचायत का होता है जिसमें एक ग्राम ही सिर्फ आता है। उसके बाद जनपद पंचायत आती है या जनपद समिति आती है जिसमें कि एक ग्राम पंचायत से भी अधिक ग्राम पंचायतें शामिल हो सकती हैं। उसके बाद फिर जो सबसे अपर स्तर होता है वो जिला परिषद का होता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर है नगर प्रशासन, जिसमें कि हम लोग अभी इससे पहले वाले चैप्टर में गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ते थे कि ग्राम पंचायत क्या होती है, कैसे गांव के सभी कार्य होते हैं। इस अध्याय में हम लोग नगर प्रशासन यानी जो नगरों का, जो शहरों में प्रशासन है वहां का देख रेख होता है वो कैसे होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें यही बताया जाता है कि एक बच्चा होता है, कई सारे बच्चे जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं क्रिकेट खेलते हैं जिससे कि ये जो है रोड लाइट टूट जाती है। तो बच्चे सोचते हैं कि इसके लिए उन्हें जो है पैसा देना होगा, क्योंकि इससे पहले दिन जो है किसी आंटी के घर का कांच टूट जाता है जिसके लिए इन सभी को अपनी तरफ से पॉकेट मनी से पैसे देने पड़ते हैं उस कांच को बनवाने के लिए या दूसरा कांच लगाने के लिए। तो उसी तरह चूंकि अब ये ट्यूबलाइट टूट चुकी है, रोड पे लगी हुई लाइट, रोड लाइट जो है
तो अब इसके लिए उन्हें किसे पैसे देने होंगे, तो इन्हीं सब बातों के लिए है। तो यहाँ पे एक यास्मीन खाला होती हैं जो बच्चों को बताती हैं कि हमारा जो शहर है ये घटना पुणे की है। तो पुणे एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन जो है यहाँ पे काम करती है। यहाँ की जो संस्था है उसे हम नगर प्रशासन या नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में से नगर पालिका भी कहते हैं। मतलब कि शहरों की देखरेख जो है बड़े बड़े महानगर जो है उनके लिए नगर निगम काम करते हैं, और वहीं वो शहर थोड़े छोटे कस्बे वाले होते हैं तो वहां पे नगर पालिका होती है जो वहां की हर सुविधा का देख रेख करती है। मतलब कचरा ले जाना हुआ, रोड लाइट बनवानी हुई, सड़क बनवाना हुआ, तो ये सभी कौन देखता है, तो वहां के नगर पालिका वाले देखते हैं। निगम शासक एवं प्रशासनिक कर्मचारी। निगम शासक क्या होते हैं, ये जो है पूरा ध्यान देते हैं कि कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे अस्पताल बनेगा, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सभी चीजें कौन, निगम शासक और प्रशासनिक कर्मचारी मिलकर के तय करते हैं। निगम शासक इन चीजों को तय करता है कि कहाँ कौन सी चीज बनेगी और क्या किया जाएगा, और उस नियम को मनवाने के लिए जो है निगम प्रशासन काम करते हैं। जैसे ऐसे जटिल निर्णय शासक समूह। जटिल निर्णय मतलब कि जो पूरे शहर को प्रभावित करे, तो इसका निर्णय को शासक समूह के द्वारा लिया जाता है, जिसमें कई समितियां मिलकर के बनी होती हैं। मतलब एक तरह से सांसदों का एक समूह होता है जो हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेते हैं और फिर उन्हीं नियम बनाते हैं, और उन नियम को लागू करने के लिए जो है आयुक्त, कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी उसके लिए काम करते हैं। इन्हें इलेक्टेड नहीं, मतलब ये चुने नहीं जाते हैं, ये जो है सरकार के द्वारा, आयुक्त या सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, इनको नियुक्त किया जाता है। जबकि सांसद क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मतलब चुने जाते हैं वोट दे करके, जैसे वार्ड मेंबरी का चुनाव होता है, तो ये एक तरफ से इसी तरह इनको जो है चुना जाता है। अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जितने भी लोग होते हैं सब लोग कार्य करते हैं। यहाँ पे एक घटना के बारे में बताई गई है कि कूड़ा जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग उसको मतलब नगर पालिका से लोग नहीं आते हैं उस कूड़े को हटाने के लिए, तो लोग विरोध करते हैं, उसके लिए धरना वगैरह देते हैं। तो इस तरह से फिर वहां की सफाई जो है स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ से जो है एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि 1994 में सूरत में बहुत भयंकर प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने का कारण क्या था कि यहाँ के जो घरों के लोग थे या होटलों के जो लोग थे वो सभी कचरा जो है नालियों में, सड़कों पे ही फेंक दे रहे थे। सफाई कर्मचारी भी इन कचरों को जो है ठीक से साफ नहीं करते थे, 2-3 दिन आते ही नहीं थे कचरा उठाने। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्लेग फैल गया। क्योंकि प्लेग हवा के माध्यम से फैलता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति जो है इससे पीड़ित है तो अन्य स्वस्थ व्यक्ति भी हवा के माध्यम से उसमें पीड़ित हो जाता था। लेकिन फिर इसके बाद जो है सरकार ने इस पे कई कड़े कदम उठाए और धीरे धीरे सफाई पे ध्यान दिया। चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ सुथरा दूसरा जो राज्य है वो कौन है, सूरत ही है। तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो मतलब नगर प्रशासन का पूरा ध्यान कौन देता है, तो नगर प्रशासन के लिए सांसद होते हैं, नगर आयुक्त होते हैं जो कि सब चीजों का ध्यान देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका अगला चैप्टर है आजीविका। आजीविका यानी रोजी रोटी, मतलब कमाई, अपना व्यक्तित्व गुजारा कैसे करता है, किन माध्यमों से करता है, वही आजीविका आ जाएगी। तो ये चैप्टर 7 है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने खर्च, अपने दैनिक जीवन को गुजारने के लिए क्या क्या काम करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे अपनी आजीविका को गुजारते हैं, हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो कलपट्टू गांव, कलपट्टू जो है तमिलनाडु का एक गांव है
जहाँ पे कई सारी चीजें मिलती रहती हैं। यहाँ पे लोग जो है नर्स हैं, जैसे कि आम जगहों पे लोग होते हैं कि नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार आदि जो है इस तरह से लोग हैं। यहाँ पे जैसे चाय की दुकान होती है, यहाँ एक टिफिन शब्द है, टिफिन भी मिलता है। टिफिन मतलब होता है, टिफिन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिल जाता है। शाम के नाश्ते में बौड़ा व मैसूर पाव मिल जाता है। तो इस तरह से टिफिन का मतलब क्या होता है, खाने पीने की हल्की फुल्की चीजें। गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में लोग खेती करते हैं ज्यादातर। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से, जो कल्लू पट्टी गांव है वो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ लोग काम करते हैं, खेती गुजारी करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसमें एक तुलसी नाम की महिला है, जो कि क्या करती है, कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी। मतलब अब उसकी अवस्था हो गई है, उसको मजदूरी भी काफी कम मिलती है। गांव में अक्सर जो होता है मजदूरी कम मिलती है। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे धान धान की फसल की कटाई, निराई, बुनाई जो है वो कब से कब तक की होती है। जैसे धान है, रोपाई अगस्त में हो गई, और उसके बाद फिर सितंबर में निराई हो गई, और नवंबर दिसंबर में कटाई हो गई, और जून में जो है इसका बीड़ा बना हुआ था। तो इस तरह से उसको कुछ महीने तो काम मिलते हैं, रोजगार मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के महीने वो क्या रहती है, खाली रहती है। उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, उसका जीवन यापन नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल उसको हो जाती है। तो इसी तरह जो लोग खेतीहर होते हैं, जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती है, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। वहां पे उनको हर चीजें सही से मुहैया नहीं हो पाती, मतलब साल के 12 महीने उनके जो है काम करने के लिए नहीं मिल पाता है। जब फसल का टाइम आता है तभी वो काम कर पाते हैं। क्योंकि ग्रामीण एरिया है, और वहां पे क्या होता है, उनकी जो मजदूरी भी होती है काफी कम होती है। तो ये तो हो गए उस लोग की बात, जिसके पास पैसा नहीं है, खुद की जमीन नहीं है। वो किसी न किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। गुजारा न होने पर वो जो है साहूकारों से कर्ज भी लेते हैं, जब उनको काम नहीं मिलता है तो। अब शेखर की बात करते हैं। शेखर क्या है, शेखर एक छोटा किसान है, मतलब छोटा किसान है। तो वो क्या काम करता है, वो अपने खेतों में फसल उगाता है, अपनी खेतों की फसल की कटाई वगैरह जो भी है खुद से ही करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब उसकी फसल अच्छी होती है और बढ़िया से वो कर लेता है, तो जितनी भी फसल आती है वो उसको साहूकार को कम रेट में देनी पड़ती है। क्यों कम रेट में देनी पड़ती है, क्योंकि उसने जो है साहूकार से उधार लिया होता है। तो इस कारण जो है साहूकार उसको 60 रुपए बोरी के हिसाब से ही धान ले लेता है, और उसको उसका उधार जो है चुका देता है। और अपना उधार चुकाने के बाद उसको जो और अनाज बचता है वो सिर्फ 8 महीने के लगभग बचता है। मतलब उतने में उसका गुजारा 12 महीने तक हो नहीं पाता है। तो 8 महीने चलने के बाद फिर अगले 4 महीने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। फिर अगली बार जो है साहूकार उसको जो है चीजें नहीं देता है, मतलब कम रेट पे ही उसकी फसल को ले लेता है। तो इस तरह से काफी ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। जो छोटे किसान होते हैं उनको बीज लेना होता है, उनको फसल जो है फसल के लिए कीटनाशक लेना होता है, इस तरह से कई सारे काम रहते हैं। और जब उनकी खेती का समय नहीं होता है, मतलब उनको खेत में काम नहीं अपने करना होता है, तो वो क्या करते हैं, वो मिल पे जाते हैं, वहां काम करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत पैसा मिलता है और उनका काम चलता रहता है। अब रामलिंगम और करूथम्पा, करुण थम्मा, ये क्या है, ये जमीन के अलावा ये लोग और भी कई सारे काम करते हैं। रामलिंगन का परिवार जो है बड़ा है, इनके पास चावल की मिल है, बीज और कीटनाशक बेचने की दुकान है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये बड़े लोग हैं, मतलब एक तरह से बड़े किसान होते हैं। इनके पास कई एकड़ की जमीन होती है, ये यहाँ पे और लोगों को काम करवाते हैं, कीटनाशक उधार देते हैं या ब्याज दर पे देते हैं। इस तरह से ये भी अपना काम जो है करवाते रहते हैं। भूमिहर, खेतीहर मजदूर यहाँ पे आके काम करते हैं। तो इस तरह से गांव में कई तरह के लोग होते हैं, जैसे कि एक
तुलसी के जैसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास जो है खेती करने के अलावा और कोई काम नहीं होता है, मतलब ना तो उनकी खुद की जमीन होती है ना उन्हें और कुछ आता है। तो कहने का ये मतलब है कि गांव में बहुत ज्यादा रोजगार नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे रोजगार क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अभी यहाँ पे नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती, नागालैंड में क्या होता है कि सीढ़ी नुमा खेती होती है, और ये खेती जो है चखेंग संघ समुदाय के लोग करते हैं। चखे संघ समुदाय के जो लोग हैं वो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, और ये पहाड़ी की ढलाऊ जमीन पर छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है, और उन जमीनों को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। तो इस तरह से ये लोग अपनी खेती बाड़ी वहां पे भी करते हैं। चिजामी चिजामी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने खेत अलग अलग तो रहते हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से का घास पतवार साफ करके दिन में काम को खत्म कर सारा समूह इकट्ठे बैठ करके क्या करता है, खाना खाता है। तो ये तो हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं समुद्र के किनारे रहने वाले लोग क्या करते हैं। समुद्र के जो किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे जैसे अभी हमने कल्लू पट्टू के बारे में पढ़ा था, उसी के बगल में कुछ दूरी पे जो है पूंदू पेट नाम की जगह है। यहाँ पे लोग मछली पकड़ करके अपना आजीविका चलाते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द है कैटा मैरन। कैटामैरन क्या है, तो ये जाल है मछली पकड़ने का, ये जाल। और कैटामैरन जो है ये एक छोटी नाव है जिसमें लोग बैठ के जाते हैं। मछुआरों की एक नाव होती है जो छोटी सी होती है जिसे कैटामैरन कहते हैं। ये लोग जाल और अपनी कैटामैरन को लेकर के सुबह निकलते हैं और मछली पकड़ करके आते हैं। जब ये मछली पकड़ के आते हैं तो मछलियों को क्या करते हैं, उनको लोगों में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और जो पैसे पाते हैं उनके कितने हिस्से होते हैं, उनके 3 हिस्से बनाए जाते हैं। 3 हिस्से बनाए जाते हैं, और किस किस को हिस्सा कैसे कैसे मिलता है। तो सबसे पहले तो जो मछली पकड़ने जाते हैं बाकी का एक हिस्सा उनको मिलता है, जो मछली पकड़ने जाते हैं उनको हिस्सा मिलता है, और जिसकी नाव जाल होती है उसे भी एक हिस्सा मिलता है। तो इस तरह से कई हिस्से लगते हैं, 4 हिस्से लगते हैं और चारों लोगों को बांट दी जाती है। मछली पकड़ने वालों का भी जीवन जो है बड़ा कष्टकारी होता है। जैसे जब बरसात का मौसम होता है, कोई जो है तूफान वगैरह आता है, तो समुद्र में उन्हें कई महीनों तक नहीं जाने दिया जाता है। जब मछुआरे समुद्र में जाएंगे नहीं तो मछली पकड़ेंगे नहीं, और जब मछली नहीं पकड़ेंगे तो उनकी पैसे नहीं मिल पाएंगे और उनकी आजीविका चलाने में कठिनाई होगी। इस तरह से वो क्या करते हैं, व्यापारियों से या साहूकारों से जो है पैसे उधार लेते हैं, और जब वो मछली लेने जाते हैं तो साहूकार या व्यापारी क्या करते हैं, उनसे कम दाम में ही मछली खरीद लेते हैं। तो इस तरह से उन्हें जो है नुकसान होता है, घाटा सहना पड़ता है, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है कि जब उनके पास आजीविका चलाने के लिए धन नहीं होता है तो वो उधार लेते हैं। इस कारण वो वहां पे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो सब मिला जुलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन हैं, उस ढंग से नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हद तक हैं। इसमें इस चैप्टर में यही बताया गया है कि गांव में रह करके लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। एक के हट जाने से दूसरे को कितना नुकसान हो सकता है, चाहे वो खेत मैदानी क्षेत्र में खेतों से जुड़ा हो, चाहे वो समुद्र के किनारे हो। तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अग, अगला चैप्टर है शहरी क्षेत्र में आजीविका। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र में कैसी आजीविका चलती है, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि शहर में रहने वाले लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं। तो ज्यादातर लगभग 12% लोग जो हैं सड़कों पे ही अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं। जैसे जब आप घर से निकलेंगे तो सड़क के किनारे कई सारे ठेले, छोटी छोटी दुकानें आपको दिख जाएंगी जहाँ पे लोग अपने छोटे मोटे फुटकर टाइप के सामान जो है बेचते रहते हैं। जैसे कुछ प्लास्टिक के खिलौने हो गए, कुछ लोग खाने वाली वस्तुएं बेचते हैं। तो इस तरह से कई सारी हमारे अगल बगल जो है साइकिलों पे भी बेचते हुए नजर लोग आ जाते हैं।
ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको जो है रोजगार मिल नहीं पाता है, तो वो खुद से ही एक बहुत ही निम्न स्तर पे अपना रोजगार प्रारंभ कर देते हैं। उसी में से बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है धीरे-धीरे चलने लगता है, काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट होने लगता है, तो वो धीरे-धीरे अपने जो है दुकानों को, अपने ठेलों को धीरे-धीरे और भी ज़्यादा विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं और अच्छे एरिया में ले जाते हैं। सड़क से उठा कर के उसको एक पर्टिकुलर दुकान में ठेले से उठा कर के परिवर्तित कर देते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं उसी एवरेज से ही अपना जीवन चलाते रहते हैं। मतलब कि पहले तो जो है सड़क के किनारे अपनी दुकानों को लगाते हैं, फिर ठेले पे लगा देते हैं और इधर-उधर घूमते रहते हैं। कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है तो वो अपना एक पर्टिकुलर स्थान ले लेते हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग जो है शहर में गाँव से भी पैसे कमाने आ जाते हैं। जैसे बच्चू माझी, ये क्या है? ये बिहार का रहने वाला है और वहाँ पे वो मिस्त्री का काम करता था। इसके घर में एक पत्नी थी और 3 बच्चे रहते हैं। लेकिन जितना वो काम करता है, मिस्त्रीगिरी करता है, उससे उसका घर परिवार नहीं चल पाता है, जिस कारण उसको शहर में आना पड़ता है और शहर में आकर के क्या करता है, वो एक सेकंड हैंड रिक्शा लेता है और रिक्शा को चलाने लगता है। अब उसको वो बताता है कि दिन भर में उसे जो है 300 के लगभग जो है पैसे मिल जाते हैं और उन पैसों में कुछ पैसे अपने खाने-पीने के लिए 100 150 रुपए अपने खाने-पीने के लिए खर्च करता है, बाकी पैसे अपने परिवार के लिए बचाता है। साल भर में 3 बार 4 बार अपने परिवार से जाता है, मिल लेता है। इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। जब वो बीमार हो जाता है तो उस समय उसकी कोई कमाई नहीं हो पाती है। और अब आगे और लोगों की बात करें तो अहमदाबाद में एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया कि लगभग 12% लोग क्या करते हैं, सड़कों पे ही अपना काम करते हैं। तो पहले तो जो है इस तरह से सड़कों पे काम करने वाले लोगों को क्या माना जाता था, यातायात इन सभी जगहों पे क्या करते थे, वो रुकावट के लिए माना जाता था। लेकिन कई संस्थानों ने प्रयास किया और अब इसे एक उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जाता है। किसको? जो मतलब सड़कों के किनारे लोग जो है ठेले लगा करके इस तरह से फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, खिलौने, कपड़े बेचते हैं। तो पहले इसे क्या माना जाता था कि ये जो है यातायात में रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन कई सारी एनजीओ संस्थाओं ने इस पे काम किया तो इसे एक आजीविका चलाने का उपयोगी साधन माना जाता है। उसके बाद बाजार, मतलब जहाँ हर चीज की वस्तु, हर तरह की वस्तुएं मिल जाती हैं। उन बाजारों में भी बड़ी दुकानें होती हैं, छोटी दुकानें होती हैं। बड़ी दुकानें मतलब जो जहाँ पे आपको लगभग सारे सामान मिल जाए, वो उस टाइप की दुकानें जो होती है बड़ी दुकानें होती हैं। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट्री में बताया गया है कि फैक्ट्री में भी लोग मिल करके कई सारे काम वाम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे तिहाड़ी मजदूरों के बारे में बताया गया है। ये इनको लेबर चौक कहा जाता है, जहाँ पे लोग आकर के, मजदूर आकर के रुकते हैं, वहां से मोल भाव करके जैसा काम होता है लोग उनको अपने साथ ले जाते हैं काम करवाने के लिए। तिहाड़ी मजदूर का क्या काम रहता है, वो दिन भर काम करते हैं और उनको उनके काम के बदले एक फिक्स दाम दे दिया जाता है। उनके परिश्रम के हिसाब से उनकी दाम थोड़ी कम होती है, लेकिन इसी तरह से जो है उनका काम चलता रहता है। वो मजदूरी करते हैं, बोझा ढोते हैं, सामान उठाते हैं, गड्ढा खनते हैं, कुएं खनते हैं, दीवार बनाते हैं, इस तरह से अपना जीवन यापन वो करते हैं। अब बात करें फैक्ट्री में, मिलों में काम करने वाली लोगों के बारे में, तो यहाँ निर्मला के बारे में बताया गया है कि निर्मला एक औरत है जो कि फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। उसको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है उसकी। सुबह जो है 9 बजे निकलती है तो रात के 10 बजे तक ही सारा काम निपटा पाती है, इतना ज्यादा काम रहता है। हफ्ता में 6 दिन उसको काम करना पड़ता है। कभी कभी काम जब ज्यादा मिल जाता है तो इतवार के दिन यानी संडे को भी उसको काम करना पड़ता है। और उसको जो है एक्स्ट्रा काम करने की, 8 घंटे के अलावा जो एक्स्ट्रा काम करती है उसकी पैसे जो है उसको 100 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। बाकी जो 8 घंटा वो काम करती है उसके 280 रुपए मिलते हैं। जून के महीने में पूरा काम जब खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं फैक्ट्री वाले, बहुत सारे दर्जियों को, मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं कपड़े सिलने का, उनको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। निर्मला भी निकल जाती है। इस तरह से 3 4 महीने जो होता है उसके पास कोई काम नहीं होता है।
तो उसको फिर दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। इस तरह यहाँ बताया गया है कि शहर में भी काम करने वाले लोगों की नौकरियां फिक्स हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। उनको उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं, तो इस तरह से उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, कम तनख्वाह मिलती है और उनकी नौकरी भी सुरक्षित नहीं होती है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है काम करने में, वो शिकायत करता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। पावर लूम जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली से चलते हैं, वहां पे तो मजदूरों को 12-12 घंटे तक काम करना पड़ता है, और यदि और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं मिलता है। अगर वो शिकायत करते हैं तो उनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से शहर में भी जो है लोगों का शोषण होता रहता है। अब बात करेंगे दफ्तर के बारे में। दफ्तर के बारे में यानी कि अक्सर जैसे यहाँ पे बताया गया है कि सुधा एक मौसी है जिसने ये कहानी बताई है। वो बिस्किट की कंपनी में काम करती है, मैनेजर है, और वो अक्सर काम करती है, उसको काम करने में रात हो जाता है कई बार, और इस तरह से। लेकिन उसको फायदा ये रहता है कि उसकी नौकरी जो होती है परमानेंट होती है, मतलब उसको नौकरी से निकलने का खतरा नहीं होता है। उसकी तनख्वाह भी हर महीने उसको फिक्स मिलती है, चाहे उसका बिस्किट बिके ना बिके या कुछ भी हो, लेकिन उसकी सैलरी उसको फिक्स मिलती है। और क्या क्या फायदे हैं स्थायी कर्मचारी होने के? तो बुढ़ापे के लिए बचत, मतलब भविष्य में सेविंग कर सकती है। ठीक है, छुट्टियां भी उसको मिल जाती हैं त्योहारों पे, और कुछ छुट्टियां जो है एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा, मतलब परिवार के और जो भी लोग हैं उनके लिए मुफ्त में चिकित्सा मिल जाती है। कई लोग दफ्तर में भी काम करते हैं, जैसे कॉल सेंटर हो गया, और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और भी सरकारी जॉब है जहाँ पे लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इससे पहले मजदूरों, गांव में रहने वाले लोगों को क्या होता था कि साल भर में पूरे महीने उनको काम नहीं रहता था। वो 8 महीने 10 महीने काम करते थे, उसके बाद 3-4 महीने खाली ही रहते थे। लेकिन इन लोगों को क्या है, स्थायी नौकरी है, और स्थायी नौकरी होने से क्या फायदा है कि इनके साल के 12 महीने काम करना होगा। काम अगर खत्म हो गया है या कम है, तब भी इनकी नौकरी जाने की इनको चिंता नहीं रहेगी। इनकी हर महीने सैलरी फिक्स रहती है, तनख्वाह आती रहती है। तो इस तरह से दफ्तर में काम करने वालों की नौकरी जो है सुरक्षित होती है। तो ये भी हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट, उसका पार्ट। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।